तो कहानी की शुरुआत में हमें काल नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। काल एक नेटिव अमेरिकन स्टोर में जाकर नेटिव अमेरिकन का हेडबैंड खरीदता है। एक्चुअल में काल नेटिव अमेरिकन यानी अमेरिकन मूल निवासी कम्युनिटी से काफी इम्प्रेस था और इसलिए वो उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगा। काल वो हेडबैंड अपने सर में बांधकर अपने तीर कमान उठाकर घर के लिए निकल गया। काल अपने घर जाकर अपना धनुष बनाने लगा और काल की ऐसी हरकतों से काल की मां मैंडी और उसके बॉयफ्रेंड डीलन में बहस हो रही थी। आगे डीलन बाहर आकर काल से कहता है, तुमने अपने सर पर क्या बांध रखा है? काल कहता है, ये सेरेमोनियल हेडबैंड है जो कि योद्धा पहनते हैं। तब डीलन काल के सर पर मारकर उसे बेल्ट उतारने को कहकर वहां से निकल गया। काल भी पीछे खड़ी अपनी मां मैंडी को देखने लगा और मैंडी ने भी दरवाजा बंद कर दिया। काल मैंडी का बेटा था पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि काल उसका भाई है। काल नेटिव अमेरिकन की मूवी देख रहा था और वो बाहर जाकर धनुष चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। अब आगे हमें अगले दिन की घटना बताई जाती है जब काल कार के डिक्की के अंदर देख रहा होता है। तभी उसकी माँ बाहर अपने बैग लेकर आती है और कहती है, मैंने कर दिखाया। चलो काल जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो, मैंने कार की चाबी और उसका मोबाइल ले लिया, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। काल का ध्यान अपनी माँ की बातों पर ना होकर कार के डिक्की के अंदर था। तब मैंडी काल के पास आकर कहती है, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने उस आदमी का सर फोड़ दिया और हमें यहाँ से भागना होगा। काल फिर भी गाड़ी के डिक्की के अंदर पड़ा नेटिव अमेरिकन का शर्ट देख रहा था। ये देखकर मैंडी डिक्की बंद करके काल को चलने के लिए कहती है। तब काल कहता है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। मैंडी कहती है, ये काउबॉय मूवी नहीं चल रही है, ये रियल है और हमें यहाँ से भागना होगा। तब काल वहाँ से रॉड उठाकर मैंडी पर हमला करने लगा। मैंडी भी कार में जाकर बैठ गई और कहने लगी, ओके तुम्हें नहीं जाना है तो सीधे विटली के घर पर जाओ, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं प्लान करके तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगी। तब काल कहता है, यही मेरा घर है और मैं यहीं पर रहूंगा। यह सुनकर मैंडी काल को वहीं पर छोड़कर कार लेकर निकल गई। मैंडी डीलन के सर पर हमला करके भागी थी और डीलन को भी होश आ गया। तब डीलन खड़ा होकर गन लेकर बाहर आया और उसने देखा कि काल धनुष लेकर उस पर निशाना लगाए हुए था। डीलन काल से पूछता है, वो कहाँ गई? वो मेरी कार भी ले गई। तभी वहाँ खड़ा काल डीलन पर तीर चलाने लगा। डीलन हवा में गोली चलाते हुए काल के करीब जाने लगा और इस बार तीर सीधा डीलन के गले में जा लगा और डीलन वहीं पर गिर गया। डीलन मारा जा चुका था और ये देखकर काल भी नेटिव अमेरिकन की तरह चिल्लाने लगा और वो वहां से तीर कमान लेकर निकल गया। अब मूवी में आगे हमें इस कहानी का दूसरा पार्ट बताया जाता है जहां लेफ्टी नाम के लड़के और पेनी नाम की लड़की की कहानी बताई जाती है। लेफ्टी पेनी नाम की लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और लेफ्टी पेनी से पूछता है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूं? पेनी कहती है, मैं आपको ये बात कैसे बता दूं? मैं तो एक मामूली वेटर हूं और मैं आपको जानती भी नहीं। मुझे लगता है आपको प्रपोज करने की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस पे याद रखनी चाहिए। एक्चुअल में लेफ्टी की लाइफ काफी बोरिंग थी, ना उसके पास कोई अच्छी जॉब थी, ना फैंसी कार थी और ना ही वो किसी कंट्री क्लब का मेंबर था जहां पर जाकर वो लोगों के साथ एंजॉय कर सके। इसलिए लेफ्टी अक्सर लड़कियों को प्रपोज करता ताकि कोई उसका पार्टनर बन जाए। आगे प्रैक्टिस करने के बाद लेफ्टी ब्रिटनी नाम की एक और लेडी को शादी के लिए प्रपोज करता है पर ब्रिटनी वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे जाने लगी। तब ब्रिटनी कहती है, इस साल तुमने शादी के लिए कितनी महिलाओं को प्रपोज किया? लेफ्टी कहता है, तुम्हें मिलाकर टोटल 4। यह सुनकर ब्रिटनी कहती है, मुझे नहीं लगता मैं आगे तुमसे मिलना चाहूंगी। ऐसा कहकर ब्रिटनी वहां से चली गई। आगे पैनी जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहीं पर मैंडी मौजूद थी और मैंडी पेनी से सवाल करती है, क्या वो पीछे बैठा आदमी मुझे देख रहा है? पेनी डेव नाम के उस आदमी को देखकर कहती है, नहीं वो आपको नहीं देख रहा है। डेव किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो कागज पर कुछ लिखने लगा और आगे डेव उस टिश्यू से हाथ पहुंचकर उसे वहीं पर फेंक कर चला गया। तब पैनी मैंडी से कहती है, वो चला गया, आप चाहो तो पीछे के दरवाजे से जा सकती हो। यह सुनकर मैंडी भी रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से निकल गई और पैनी देखती है कि डेव जिस कागज पर कुछ लिख रहा था उसने वो वहीं छोड़ दिया था। पैनी उस कागज को उठाकर देखती है तो उसमें लिखा हुआ था फ्राइडे डाइनर और नीचे डॉलर के साइन बने हुए थे। पैनी समझ जाती है कि फ्राइडे को डाइनर के अंदर 4 बजे कोई मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग कुछ पैसों के लेन देन के बारे में होगी। पैनी उस टिश्यू को चुपचाप अपने पास छिपा लेती है। आगे पैनी एक बार में जाती है, वहीं उसे लेफ्टी मिलता है और पैनी लेफ्टी से बात करने लगी। लेफ्टी और पैनी के बीच काफी सारी बातें हुई और उसके बाद पैनी अपने घर चली गई। पैनी की ये शाम अच्छी गुजरी थी इसलिए वो घर पर जाकर गिटार बजाने लगी। तभी पैनी की माँ आकर पैनी पर चिल्लाने लगी और उसे सोने के लिए कहने लगी। एक्चुअल में पैनी बोलते हुए हकलाती थी इसलिए ज्यादा कोई उसे पसंद नहीं करता था। तभी पैनी को उस टिश्यू पेपर के बारे में याद आता है जो डेव डाइनर में छोड़ के गया था और पैनी भी उस टिश्यू पेपर को निकाल के देखने लगी। अगले दिन पैनी लेफ्टी के घर जाकर लेफ्टी से मिली और वो लेफ्टी से कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पैनी लेफ्टी को बता देती है कि आज 4 बजे डाइनर में कोई मीटिंग होने वाली है जहाँ पर बहुत सारे पैसों की कोई डील होगी। अब उसी शाम को 4 बजे डाइनर में डेव, डीलन और डीन नाम के 3 आदमी मिलते हैं। तभी पैनी उन तीनों के टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है और वो तीनों ऑर्डर देते हैं।
उसी के पास वाले टेबल पर लेफ्टी भी बैठा हुआ था। पेनी उससे भी ऑर्डर लेती है। तब डीन अपने टेबल पर बैठे डीलन से कहता है, एक नेटिव इंडियन की पुरानी शर्ट है, मैं चाहता हूँ वो शर्ट तुम मुझे ला कर दो। अगर तुमने मुझे वो शर्ट लाकर दे दिया तो मैं तुम्हें $6,000 दूंगा। तब डीलन कहता है, तो ठीक है, फिर मुझे $10,000 चाहिए। यह सुनकर डीन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, मुझे वो शर्ट लाकर दो। अभी वो शर्ट पेंडल्टन नाम के आदमी के पास है और वो हर वीकेंड पर अपने दोस्तों के लिए अपने घर में डिनर पार्टी होस्ट करता है। उसी वक्त डीन को कॉल आया और डीन फोन पर बात करने के लिए बाहर चला गया। लेफ्टी भी वहाँ बैठकर उनकी बातें सुन रहा था, तो वो भी खड़ा होकर डीन के करीब चला गया। डीन बाहर जाकर किसी से फोन पर कहने लगा, वो घोस्ट शर्ट इस वीकेंड मेरे हाथ में होगा। अगर तुम्हें वो घोस्ट शर्ट चाहिए तो तुम्हें मुझे अच्छा पे करना होगा। तुम्हारे अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें वो घोस्ट शर्ट चाहिए, इसलिए मुझे कोई अच्छा नंबर बताना ताकि ये डील मैं तुम्हारे साथ कर लूं। मुझे तकरीबन $500,000 तक चाहिए होगा, तभी वो शर्ट मैं तुम्हें दे पाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर लेफ्टी वहां से निकल गया। आगे लेफ्टी पेनी को बताता है, कोई शर्ट है जो $500,000 तक का है और उसकी डील होने वाली है। तब पेनी अपने पास से गन निकाल के कहती है, इसको देखकर वो लोग हमें वो शर्ट दे देंगे। पेनी ने कहीं से गन का भी इंतजाम कर लिया था। आगे पेनी कहती है, जब हमें पैसा मिलेगा तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? तब लेफ्टी कहता है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, पैसा सारा तुम रख लेना। मेरे पास अच्छा घर है, खाने के लिए खाना है और कंपनी के लिए तुम हो, तो मेरे पास सब कुछ है, इसलिए सारा पैसा तुम अपने पास रख लेना। तब पेनी कहती है, जब मुझे वो शर्ट को बेचकर पैसा मिलेगा तो मैं उन पैसों से प्रोफेशनली अपना म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करवाऊंगी। लेफ्टी कहता है, मुझे नहीं पता था तुम गाती भी हो। पेनी कहती है, इस बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अब मूवी में आगे हमें उस घोस्ट शर्ट के बारे में बताया जाता है। वो घोस्ट शर्ट एक रईस आदमी ने शीशे के अंदर अपने घर में सजा रखा था और हर वीकेंड पर पेंडल्टन नाम का वो आदमी अपने घर पर डिनर होस्ट करता था, जहां पर वो आने वाले गेस्ट को उस शर्ट की हिस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंट बताने लगता। पेंडल्टन बताता है, जिस जगह पर हम लोग खड़े एक समय यहाँ पर अमेरिकन आदिवासियों का राज था। तब कुछ बाहरी लोगों को यहाँ पर सोना होने की सूचना मिली और उन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए अमेरिकन आदिवासियों का जेनोसाइड किया और यह शर्ट उन्हीं लोकोटा आदिवासियों की निशानी है। पेंडल्टन स्टोरी सुनाई रहा होता है, तभी उस घर में दो नकाब वाले आदमी एंटर हो गए और उन लोगों ने वहां मौजूद लोगों पर फायर करके उन्हें मार दिया। तब पेंडल्टन उन्हें देखकर कहने लगा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत मारो। उस नकाब के पीछे डीलन था जो पेंडल्टन को गोली मार देता है। आगे पेंडल्टन उस शर्ट वाले शीशे को भी तोड़ देता है। उसी वक्त अंदर से भी गोली चलने की आवाज आई। अंदर डेव मौजूद था जिसने पेंडल्टन की गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। ये देखकर पेंडल्टन डीलर से कहने लगा, इस शर्ट का वो लोग तुम्हें कितना पैसा देने वाले? $2 लाख, $3 लाख, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा। तब डीलन कहता है, $10,000 और वो भी हम 2 लोगों में बटेगा। यह सुनकर पेंडल्टन हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसने भी तुम्हें डील दी है वो तुम्हें बेवकूफ समझता है। ऐसा कहकर पेंडल्टन डीलन को उस शर्ट की असली कीमत बता देता है, जो कि $1 मिलियन से भी ज्यादा थी। अब पेंडल्टन मर गया था और डेव आकर उस शर्ट को उठाने लगा। आगे डीलन और डेव वो शर्ट अपने साथ में रखकर वहां से निकल गए। सुबह उन लोगों ने गाड़ी रोकी और डेव गाड़ी से उतरकर एक जगह पर जाकर रोने लगा। तब डीलन भी डेव के पास गया और डेव रोते हुए डीलन से कहने लगा, आज मैंने इनोसेंट लोगों का मर्डर एक शर्ट के लिए किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब डीलन डेव के पास आकर उसे शांत करने लगा और अचानक से अपने पास से स्क्रू ड्राइवर निकालकर डीलन की छाती पर एक के बाद एक वार करने लगा। डीलन ने डेव को वहीं पर मार दिया था। आगे डीलन अपनी गर्लफ्रेंड मैंडी को कॉल करके कहता है, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम लोग ये स्टेट छोड़कर जाने वाले हैं। मैं 3 से 4 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ऐसा कहकर डीलन अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। तब हम देखते हैं कि डीलन की गाड़ी का पीछा कोई और गाड़ी भी कर रही थी और उस गाड़ी में लेफ्टी और पेनी मौजूद थे जिन्हें वो शर्ट चाहिए था। मैंडी भी उठती है और रूम में जाकर वो अपने बेटे को देखने लगी, जिस पर डीलन बात बात पर चिल्लाता था और उससे बुरा बर्ताव करता था। अपने बेटे को देखकर मैंडी वहां से हथौड़ी उठा लेती है क्योंकि वो डीलन से बदला लेना चाहती थी। आगे डीलन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि काल बाहर ही बैठा हुआ था। तब डीलन काल से पूछता है, क्या तुमने अपना सामान पैक नहीं किया? तब काल कहता है, मैं क्यों अपना सामान पैक करूं? यह सुनकर डीलन कहता है, तुझे इंडियन आदिवासियों की चीजें बहुत पसंद है ना, ये देख मैं अपने साथ क्या लाया हूँ। ऐसा कहकर डीलन अपनी गाड़ी की डिक्की ओपन कर देता है जिसमें इंडियन आदिवासियों का वो शर्ट रखा हुआ था। डीलन अंदर जाता है तो मैंडी अभी भी सो रही थी। तब डीलन उससे पूछता है, क्या तुमने अपना सामान पैक नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था ना हमें स्टेट छोड़कर जाना है। तब मैंडी कहती है, तुम चले जाओ, मुझे अभी सोना है। डीलन कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी कार में $1 मिलियन का आर्टिफैक्ट पड़ा है,
हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मैंडी नहीं उठ रही थी। तब परेशान होकर डीलन वहीं बैठकर कहने लगा, काश मैं समलैंगिक होता। उसी वक्त मैंडी ने उठकर डीलन के सर पर हथौड़े से वार कर दिया और डीलन घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आगे मैंडी अपने साथ अपने बेटे काल को चलने के लिए कहती है, पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैंडी अपने बेटे को वहीं छोड़कर चली गई। उस समय लेफ्टी और पैनी भी डीलन के घर पर नजर रख रहे थे और उन्हें पता था कि डीलन ने अभी भी कार से आर्टिफैक्ट नहीं निकाला, इसलिए वो दोनों भी मैंडी की कार का पीछा करने लगे। उसके बाद डीलन घर से बाहर आया, जिस पर निशाना लगाकर काल ने उसे मार दिया। आगे काल वहां से निकलकर एक आदमी से मिला जो कि लोकाटा आदिवासियों की कम्युनिटी से था। काल उस आदमी से कहता है, मैं लोकाटा कम्युनिटी का वार्ड चीफ हूँ। यह सुनकर वो आदमी काल को अपने साथ अपने लोगों के पास ले गया, जहां पर और भी अमेरिकन नेटिव लोग मौजूद थे जिनके पास तीर कमान थे। वह आदमी काल को अपने बॉस के रूम में ले जाता है और जैन नाम का उनका बॉस कहता है, जल्दी बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए। काल कहता है, मैं लकोटा का वार्ड चीफ हूँ। ये देखकर जैन कहता है, मुझे लगता है तुमने काफी सारी नेटिव अमेरिकन मूवी देखी है। तब जैन बाहर जाकर अपने आदमी से पूछता है, इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए। तब हैंक नाम का वो आदमी कहता है, ये बच्चा डीलन मैकेंटॉश के वहां पर था। तुम्हें पता है कल रात नेटिव अमेरिकन का घोस्ट शर्ट चुरा लिया गया और आज सुबह डेव की बॉडी मिली जिसे किसी ने स्क्रू ड्राइवर से मारा था। जैन कहता है, तो तुम्हें लगता है वो शर्ट डीलन और डेव ने चुराया था। हैंक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने परसों के दिन डाइनर में डीलन और डेव को देखा था और ये दोनों डीन के साथ मीटिंग कर रहे थे। तब जैन कहता है, तो नेटिव अमेरिकन का शर्ट इन लोगों ने मिलकर चुराया। हैंक कहता है, हाँ बिल्कुल, वो शर्ट डीलन और डेव ने चुराया होगा और उसके बाद डीलन ने डेव को मार दिया। क्या पता इस बच्चे को कुछ पता हो, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। आगे जैन काल को अपने साथ बाहर ले आया और वो काल से पूछने लगा, क्या आज तुमने डीलन को देखा। काल कहता है, हाँ मैंने उसे देखा था। जैन पूछता है, क्या उसके पास कोई नेटिव इंडियन का शर्ट था। काल कहता है, हाँ उसके पास नेटिव इंडियन का शर्ट था जिसे व्हाइट वुमन लेकर चली गई। जैन पूछता है, वो व्हाइट वुमन कौन थी, तुम्हारी माँ या तुम्हारी सिस्टर। तब काल कहता है, मेरा कोई नहीं है, मेरा जन्म कम्युनिटी की रक्षा के लिए हुआ है। यह सुनकर जैन भी काल की बातों से परेशान हो गया और वो कहने लगा, मुझे अपनी कम्युनिटी का वो घोस्ट शर्ट चाहिए, क्या तुम उसके बारे में मुझे बताओगे। तब काल कहता है, हाँ बिल्कुल, वो व्हाइट वुमन वो शर्ट अपने साथ ले गई और उसने कहा था कि वो अपने पिता के घर से वापस लौट कर आएगी जो वायोमिंग में रहते हैं। दूसरी तरफ मैंडी वो शर्ट लेकर निकल गई थी और वो कार से अपने पिता को कॉल करके कहती है, हाय डैडी, मैं मैंडी हूँ, मुझे आपकी एक हेल्प की जरूरत है। मैं घर आ रही हूँ, आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे घर के बाहर शूट नहीं करेंगे। उस समय मैंडी का पीछा लेफ्टी और पैनी भी कर रहे थे। दूसरी तरफ जैन के आदमी अपनी कार में अपने तीर कमान रखने लगे। वो लोग मैंडी से वो शर्ट लेने जा रहे थे और वो लोग काल को भी बांध के अपने साथ ले जाते हैं। आगे मैंडी पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर कार में पेट्रोल भरने लगी और पैनी मैंडी से कहने लगी, वो आर्टिफैक्ट्स मुझे दे दो। तब मैंडी कहती है, नहीं मैं नहीं दूंगी। तभी पैनी के पीछे से कुछ लोग आ गए और पैनी उन्हें देखकर डरने लगी और वो अपनी गन छिपाने लगी। यह मौका देखकर मैंडी भी वहां से अपनी कार लेकर निकल गई। काफी देर तक मैंडी की गाड़ी का पीछा करने के बाद अचानक से मैंडी की गाड़ी कहीं चली गई। लेफ्टी और पैनी मैंडी को ढूंढने के लिए आगे निकल गए और मैंडी अपनी गाड़ी लेकर एक कच्चे रास्ते पर आ गई। आगे पैनी उस कच्चे रास्ते से होते हुए अपने पिता के घर पर पहुंच गई, जहां पर पहले से ही कई बंदूक लिए हुए लोग खड़े हुए थे। तब मैंडी कहती है, ठीक है आप जीत गए, मैं वापस घर लौट आई और अब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर मैंडी के पिता कहते, तुम्हारी माँ और बहनें घर के अंदर है और अगर तुम घर में रहोगी तो तुम्हें घर के नियम को मानना होगा। यह सुनकर अमांडा चुपचाप अपने घर में आ गई। लेफ्टी और पैनी भी उस कच्चे रास्ते पर पहुंच गए थे जहां बोर्ड लगा हुआ था, अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर आने की कोशिश की तो आपको शूट कर दिया जाएगा। लेफ्टी पैनी से कहती है, वो जरूर इस रास्ते पर गई होगी, मुझे भी अंदर जाना होगा, तुम ट्रक में जाकर दरवाजा बंद कर लो। तब पैनी लेफ्टी को रोककर कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए। तब लेफ्टी कहता है, वो आर्टिफैक्ट काफी महंगा है और उसको हासिल करने के बाद ही तुम सिंगिंग कर पाओगी। ऐसा कहकर लेफ्टी उस रास्ते की तरफ अकेला जाने लगा और पैनी उसे देखने लगी। दूसरी तरफ मैंडी भी अपने पिता के घर पर थी। तभी उसकी बहन एबी उसे कपड़े लाकर देती है। तब एबी कहती है, तुम इतने सालों तक कहाँ थी। मैंडी कहती है, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी और साउथ डकोला, विश्वास मानो ये जगह जन्नत थी। उसी वक्त मैंडी को डीलन के फोन पर कॉल आता है जिसे वो अपने साथ ले आई थी। मैंडी कॉल अटेंड करती है और डीन कहता है, तो वो घोस्ट शर्ट तुम्हारे पास है। मैंडी कहती है, डीलन मारा गया। तब डीन कहता है, हाँ मुझे पता है, देखो मुझे डीलन से कोई मतलब नहीं, मुझे बस वो आर्टिफैक्ट चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। तब मैंडी कहती है, तो मुझे कितना पैसा दोगे। डीन कहता है, $1 लाख, वो भी कैश।
क्या तुम जहाँ भी हो अकेली हो? मैंडी कहती हाँ मैं अकेली हूँ और मैं तुम्हें अपनी लोकेशन पिन करती हूँ। मैंडी बात करते हुए अपने पिता की गन्स का कलेक्शन देख रही थी। मैंडी अपनी लोकेशन भेजती है और डीन कॉल कट कर देता है। आगे मैंडी रेडी होकर उसके घर में जैसे कपड़े पहने जाते थे वैसे कपड़े पहन लेती है। एक्चुअल में मैंडी के घर में काफी सारे कायदे कानून थे। मैंडी अपने रूम से बाहर आती है तभी वो बाहर खड़ी एबी को देखती है और एबी और मैंडी दोनों ही वहाँ बंद दरवाजे को देखने लगे, जिस दरवाजे पर बाहर से लॉक लगा हुआ था और अंदर से पलंग की आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ पैनी भी कार के अंदर गन लेकर बैठी हुई थी। उसी वक्त वहाँ पर हैंक आ जाता है। पैनी हैंक से गाड़ी से उतरकर पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हैंक पैनी पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अब वहाँ पर जेन और उसकी टीम भी आ गई थी और उनके पास काल भी था। मैंडी भी अपनी माँ और बहनों के साथ काम करने लगी। तब मैंडी अपनी माँ से कहती है मैंने आपको काफी मिस किया। मैंडी के पिता सैम नाम के लड़के के साथ बैठे थे और सैम बार बार उस दरवाजे को देख रहा था। मैंडी के पिता ब्रूस सैम से पूछते तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है? सैम थोड़ा डरते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। तब ब्रूस कहता है मुझे पता है तुम्हें इस घर में आकर अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। तब ब्रूस मैंडी से कहता है हमारे गेस्ट को रिलैक्स फील करवाओ। यह सुनकर वहाँ खड़ी मैंडी सैम को मसाज देने लगी। एक्चुअल में ब्रूस अपने घर की महिलाओं से काफी सख्ती से पेश आता था और उन महिलाओं को ब्रूस की सारी बातें मानना पड़ती थी। यहाँ तक कि ब्रूस अपने फायदे के लिए घर की महिलाओं को दूसरे मर्दों के साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहता। तभी ब्रूस का आदमी आकर उसे बताता है हमने एक आदमी को पकड़ा है जो हमारी बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस बाहर जाकर देखता है तो वो आदमी लेफ्टी था और ब्रूस उसे पूछता है क्या तुम कोई एजेंट हो? लेफ्टी कहता है नहीं मेरा ट्रक खराब हो गया था, मैं यहाँ पर हेल्प लेने के लिए आया था। उसी वक्त घर के बाहर मैंडी भी आ गई और वो लेफ्टी को देखकर पूछने लगी ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? डैड ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था और इसने एक लड़की के साथ मिलकर मुझे लूटने की कोशिश भी की। यह सुनकर ब्रूस लेफ्टी को देखकर उस पर गोली चला देता है और लेफ्टी वहीं गिर गया। लेफ्टी घायल हो गया था तब ब्रूस उसे मारने वाला था। लेफ्टी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी वक्त उसे कोई आवाज आती है। लेफ्टी देखता है तो ब्रूस के पेट पर किसी ने तीर मार दिया था। वहाँ पर जैन की टीम पहुंच गई थी जिस पर ब्रूस के आदमी गोलियां चलाने लगे, लेकिन जैन की टीम लगातार तीर चला रही थी। तब ब्रूस के आदमी घायल ब्रूस को अपने साथ अंदर ले गए। तब ब्रूस के आदमी कहने लगे मुझे लगता है इन्हें हमारे घर की महिलाएं चाहिए। तब मैंडी कहती नहीं इन्हें शर्ट चाहिए, मेरे पास एक पुराना इंडियन शर्ट है और मैं उसे चुरा कर लेकर आई हूँ। तुम्हें महिलाओं को भी गन्स देना चाहिए ताकि हम उनका सामना कर सके। ब्रूस का आदमी कहता है हमारे घर में महिलाओं को हथियार चलाने की इजाजत नहीं है। तभी जिस दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया गया था उसके अंदर मौजूद आदमी भी दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब मैंडी अपनी माँ से कहती है मुझे कबर्ड की चाबी दो ताकि हम गन निकाल सके। तब मैंडी की माँ ब्रूस की पैंट से मैंडी को कबर्ड की चाबी निकाल के दे देती है। तब ब्रूस का आदमी मैंडी पर गनाते हुए कहता है मेरे होते हुए महिलाएं गन नहीं चलाएगी। उसी वक्त उस आदमी पर फायर होता है। एक्चुअल में मैंडी की माँ ने ब्रूस के हाथ से गन लेकर उस आदमी पर फायर कर दिया था। आगे मैंडी की माँ मैंडी को कहती है जल्दी से हथियार निकालो। यह सुनकर मैंडी कबर्ड से हथियार निकालने लगी। तब ब्रूस का एक और आदमी उसे रोकने लगा। तब मैंडी हथियार निकाल के उस आदमी को भी शूट करके अपनी बहनों को भी हथियार देती है। तभी वहाँ सैम आता है और वो मैंडी से कहता है प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं यहाँ पर अपने सोतेले पिता के साथ आया हूँ जो इस कमरे के अंदर है। मैं कभी यहाँ नहीं आना चाहता था पर वो मुझे लेकर आ गए। तभी कमरे के अंदर जो आदमी मौजूद था वो जोर जोर से कमरे को धक्का मारने लगा। कमरे का लॉक टूटा और एक पुलिस वाला कमरे से बाहर निकला। मैंडी उस आदमी को देखते से शूट कर देती है। सैम भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तब मैंडी की बहन उसे भी मारती है। आगे उस कमरे से मैंडी की छोटी बहन कोली भी बाहर निकलती है जो कि उस आदमी के साथ उस कमरे में थी। मैंडी के पिता ब्रूस ने ही अपनी छोटी बेटी को उस आदमी के साथ कमरे में भेजा था। तब मैंडी कहती है इस बार हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। जैन भी बाहर मौजूद था और वो मैंडी से कहता है फायर करना बंद करो, मैं बात करना चाहता हूँ। आगे जैन कहता है मैं बस यहाँ पर वो घोस्ट शर्ट लेने आया हूँ जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। मैंडी कहती है वो शर्ट मैं तुम्हें नहीं देने वाली क्योंकि मुझे उसका बहुत पैसा मिलने वाला है। तब जैन मैंडी को काल को दिखाते हुए कहता है हमारे पास तुम्हारा एक छोटा भाई है। मैंडी कहती है वो मेरा छोटा भाई नहीं मेरा बेटा है और इसमें उसका कोई लेना देना नहीं। सुनो मुझसे एक आदमी वो घोस्ट शर्ट खरीदने आने वाला है। उस आदमी का नाम डीन है। मैं उससे पैसा लेकर वो शर्ट उसे दे दूंगी तो उसके बाद तुम उस आदमी से शर्ट ले लेना और पैसा मैं और मेरी फैमिली रखेंगे। यह सुनकर जैन कहता है ठीक है हम यहाँ पर उस आदमी का इंतजार करेंगे और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम इस बच्चे को मार देंगे। तब मैंडी की माँ मैंडी से कहती है अगर वो तुम्हारा बच्चा है तो उसका पिता कौन है? मैंडी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है पैसा लेकर मेरे पिता ने कितने आदमियों के साथ मुझे उस दरवाजे के पीछे भेजा। अब आगे मूवी में रात हो चुकी थी और लेफ्टी भी घर के बाहर घायल पड़ा हुआ था। जैन की टीम के लोग भी डीन का वेट कर रहे थे और उन्होंने काल और पैनी को भी अपने कब्जे में ले रखा था। तभी वहाँ पर डीन अपनी कार लेकर आता है और डीन देखता है कि वहाँ पर पहले से लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थी।
डीन मैंडी को कॉल भी लगाता है पर वो कॉल अटेंड नहीं करती। तब मजबूरन डीन मैंडी के घर की तरफ चला गया और डीन घर के बाहर जाकर मैंडी को कहने लगा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम पैसा ले लो और वो शर्ट मुझे दे दो, और ये डेड बॉडीज किन लोगों की है। मैंडी कहती है, कुछ नहीं, छोटा सा फैमिली ड्रामा है, क्या तुम पैसा लेकर आए हो। तब डीन उसे पैसा दिखाते हुए कहता है, ये $50,000 है और 50 मेरी कार की डिक्की में रखे है। उसी वक्त डीन देखता है कि घायल लेफ्टी खसक के आगे जा रहा था। डीन मैंडी से पूछता है, एक आदमी यहाँ जिंदा है, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे मार दूं। तभी पैनी समझ जाती है कि वो आदमी लेफ्टी है और पैनी अपने पास से गन निकालने का ट्राई करने लगी। तब मैंडी कहती है, मैं कैसे मान लूं कि मैं बाहर आऊंगी और तुम मुझे शूट नहीं करोगे। डीन कहता है, मैं आर्टिफैक्ट्स का डीलर हूँ और जवान का पक्का हूँ, यह आदमी खसकते हुए आगे जा रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं इसे मार दूं। तब मैंडी कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं, उसे मार दो। डीन लेफ्टी को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त पैनी ने अपने पास से गन निकाल के पीछे की तरफ फायर कर दिया। आवाज सुनकर डीन पीछे मुड़ा तो उसने जेन और उसके आदमी को तीर कमान के साथ देख लिया। डीन समझ गया कि यहाँ खतरा है, इसलिए वो कार के पीछे छिप गया और अपने आदमी को कहने लगा, बाहर निकलो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। तब गाड़ी के डिक्की के अंदर से डीन का आदमी भी गन लेकर बाहर निकलता है और डीन कहता है, कोई हम पर हमला नहीं करेगा, हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैंडी कहती है, तो चुपचाप सारा कैश बाहर रखकर गाड़ी लेकर निकल जाओ। डीन कहता है, हमारे बीच ये डील नहीं हुई थी। मैंडी कहती है, तो तुम अपने साथ डिक्की में गनमैन को क्यों लेकर आए। डीन पैसा छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो पीछे खड़े नेटिव अमेरिकन पर गोली चलाने लगा। तब डीन का आदमी भी नेटिव अमेरिकन की तरफ फायर करने लगा। जेन की टीम के लोग मारे जाने लगे, तभी एक तीर आकर डीन के आदमी को जा लगा। तब मैंडी भी बाहर जाकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगी। तीर लगने के कारण डीन का आदमी घायल हो गया था, इसलिए वो हवा में गोलियां चलाने लगा और उस दौरान एक गोली मैंडी को भी जा लगी। काल के हाथ में भी कुल्हाड़ी लग गई, जिससे वो अपने और पैनी के हाथों को खोल देता है। आगे डीन भी बाहर आकर देखता है तो उसका आदमी तीर लगने के कारण मारा गया था और डीन देखता है तो वहाँ पर नेटिव अमेरिकन लोग भी मारे गए थे। डीन चारों तरफ टॉर्च की रोशनी में देखने लगा, तभी उसके सामने जेन खड़ा था और जेन डीन पर तीर चलाता है। तब डीन भी जेन को गोली मारता है। उसी वक्त डीन देखता है कि वहाँ पर काल और पैनी भी थे और डीन उन पर भी गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आती है और डीन उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। वो गाड़ी लेफ्टी लेकर आया था और पैनी काल को अपने साथ ले जाने लगी। तब घायल मैंडी काल को कहती है, मुझे पता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब काल भी दुखी होकर कहता है, मेरी माँ काफी साल पहले मारी गई। ये सुनकर मैंडी पैनी को कहती है, इसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ। तब पैनी काल को भी लेफ्टी की गाड़ी में बिठा देती है और वो डीन की गाड़ी के पैसों के तीनों बैग भी अपने साथ ले जाने लगी। तभी पैनी मैंडी की बहनों को देखकर एक पैसों का बैग उन्हें भी दे देती है और मैंडी की बहनें कैश का बैग देखकर पैनी को थैंक यू कहती है। आगे पैनी लेफ्टी के साथ काल को लेकर वहाँ से निकल गई और मैंडी की बहनें भी मैंडी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगी। तभी जेन भी उठकर घायल डीन के करीब आता है और जेन ने घायल डीन को तीर मार के वहीं मार दिया। आगे पैनी काल के कहने पर वो घोस्ट शर्ट उसे दे देती है और काल कहता है, ये घोस्ट शर्ट मैं अपने कम्युनिटी वालों को दूंगा। काल जेन की जगह पर था जहाँ पर जेन और उसके कम्युनिटी वाले लोग रहा करते थे और पैनी भी काल को वहाँ पर छोड़कर लेफ्टी के साथ जाने लगी। दुखी जेन वापस अपने घर आता है क्योंकि उसने अपने सभी साथियों को खो दिया था। तभी जेन देखता है कि वहाँ पर काल घोस्ट शर्ट लेकर बैठा हुआ था। जेन काल के करीब जाता है, तब काल उसे घोस्ट शर्ट दे देता है और जेन अपने घर में जाने लगा। तब काल भी उसे देखने लगा ताकि जेन उसे अपनी कम्युनिटी में मिला दे, लेकिन जेन काल को ना कहकर दरवाजा बंद कर देता है। जेन नहीं चाहता था कि काल भी उनकी तरह बने। आगे पैनी एक जगह गाड़ी रोककर लेफ्टी से कहती है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब लेफ्टी कहता है, नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर लेफ्टी शादी के लिए पैनी को प्रपोज करने लगा, लेकिन वो उसे पूरा प्रपोज करता उससे पहले ही लेफ्टी मारा गया। तब पैनी भी ये देखकर दुखी होकर रोने लगी। दूसरी तरफ मैंडी की माँ और बहनें हॉस्पिटल में थी। तभी उन्हें पता चलता है कि मैंडी को होश आ गया है और वो देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैंडी वापस भाग गई। मैंडी भी नेटिव अमेरिकन की जगह पर जाकर काल को ढूंढने लगी। उसे काल अकेला दिखाई दिया और मैंडी ने गाड़ी से उतरकर काल को गले लगा लिया। पैनी भी लेफ्टी की बॉडी को एक जगह बियर की बोतल के साथ छोड़कर अकेले निकल गई और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।